बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था, सहरिस्तान। उस पर शासन करता था निर्दयी बादशाह जलालुद्दीन शाह। उसकी सल्तनत में कानून से ज्यादा डर का राज था। गरीबों की पुकारें महल की ऊंची दीवारों से टकराकर लौट जाती थी। सिपाही बेवजह लोगों को सजा देते, भारी कर वसूले जाते और कोई विरोध करने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन जलालुद्दीन को अपने साम्राज्य से भी ज्यादा घमंड था अपनी बेटी पर, जिसका नाम था शहजादी लैला जावेरा। लैला की सुंदरता की मिसालें दूर देशों में दी जाती थी, पर उसका स्वभाव उससे भी ज्यादा कठोर था। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ समझती थी। जो भी उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आता, वो अपमानित होकर लौटता। एक दिन उसने दरबार में ऐलान किया, मैं विवाह तभी करूंगी जब कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मेरे सामने खड़ा होकर मेरी शर्तें पूरी कर सके। लेकिन ध्यान रहे, यह शर्तें ताकत की नहीं, आत्मा और बुद्धि की होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया, कोई आगे नहीं आया। दूसरी ओर सहरिस्तान से दूर एक और राज्य था, फिरदौसगढ़। वहां एक युवराज था, आरिफ सुल्तान। वह न्यायप्रिय, शांत और बुद्धिमान था। लोग उसे उसकी तलवार के लिए नहीं, उसके फैसलों के लिए सम्मान देते थे। उसका एक अनोखा साथी था, एक जादुई पक्षी, समरान। वो बोल सकता था और कई बार भविष्य की आहट महसूस कर लेता था। जब आरिफ ने सहरिस्तान के अत्याचार और लैला के घमंड के बारे में सुना, तो उसने कहा, मैं उसे हराने नहीं, उसे सच्चाई दिखाने जाऊंगा। समरान बोला, याद रखो, घमंड को तलवार से नहीं, समझ से हराया जाता है। आरिफ मुस्कुराया और सहरिस्तान की ओर चल पड़ा। अगले पहर में आरिफ का दरबार में प्रवेश और पहली अनोखी परीक्षा। सहरिस्तान का दरबार लोगों से भरा हुआ था। चांदी के स्तंभ, सुनहरी छत और बीच में ऊंचा सिंहासन, जहां शहजादी लैला जावेरा बैठी थी। जब युवराज आरिफ सुल्तान दरबार में पहुंचा तो चारों ओर फुसफुसाहट होने लगी। लैला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो तुम हो वो व्यक्ति जो मेरी शर्त स्वीकार करना चाहता है। आरिफ शांत स्वर में बोला, मैं आपकी शर्तें सुनने आया हूं, जीतने नहीं, समझने। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहली शर्त, मौन का इम्तिहान। लैला ने इशारा किया। दो सिपाही एक विशाल कक्ष का दरवाजा खोलते हैं। अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीच में एक चमकती हुई रेत घड़ी रखी थी। लैला ने कहा, इस कक्ष में तुम्हें 1 घंटे तक खामोश बैठना होगा। इस दौरान तुम्हें अपमानित किया जाएगा, उकसाया जाएगा, तुम्हें क्रोधित किया जाएगा। यदि तुमने एक शब्द भी बोला तो तुम हार जाओगे। दरबार में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे, ये कैसी परीक्षा है। समरान धीरे से आरिफ के कंधे पर बोला, ये तलवार की नहीं, धैर्य की जंग है। आरिफ ने सिर हिलाया और कक्ष में प्रवेश किया। रेत घड़ी पलट गई। पहले दरबारी आए, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। फिर सैनिक आए, उन्होंने उसे धक्का दिया। फिर कुछ लोग आए जिन्होंने झूठे आरोप लगाए, तुम डरपोक हो, तुम अपनी सल्तनत छोड़कर भागे हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी है। आरिफ की मुट्ठियां भिंच गईं। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए गुस्सा चमका, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। समरान फुसफुसाया, जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया जीत सकता है। रेत धीरे धीरे गिरती रही। एक दरबारी ने पानी उसके चेहरे पे फेंका, दूसरे ने उसके परिवार का अपमान किया। पूरा दरबार बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था कि कब वो बोल पड़े, लेकिन आरिफ शांत बैठा रहा। रेत की आखिरी बूंद गिर गई। दरवाजा खुला। आरिफ उठकर बाहर आ गया। उसके कपड़े भीगे थे, चेहरा अपमान से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में स्थिरता थी। लैला की आंखों में पहली बार हल्की हैरानी झलकी। तुमने क्रोध को कैसे रोका? उसने पूछा। आरिफ ने जवाब दिया, जिसे खुद पर अधिकार नहीं, उसे किसी और पर अधिकार का हक नहीं। दरबार में धीमी सरगोशियां गूंजने लगीं। लैला ने कहा, पहली परीक्षा पूरी हुई, लेकिन आगे की राह आसान नहीं होगी। समरान आसमान में चक्कर काटते हुए बोला, अब असली खेल शुरू हुआ है। पहली परीक्षा के बाद पूरे दरबार में चर्चा थी। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कोई व्यक्ति अपमान सहकर भी मौन रह सकता है। शहजादी लैला जावेरा के चेहरे पर अब भी आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चुनौती की चमक आ चुकी थी। उसने अपने सैनिकों को संकेत दिया, अब दूसरी परीक्षा शुरू होगी। आरिफ को महल के भीतर एक गुप्त कक्ष में ले जाया गया। दरवाजा खुलते ही वो ठिठक गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे आईने लगे थे। फर्श, दीवारें
यहाँ तक कि छत भी चमकदार दर्पणों से ढकी थी। हर आईने में उसकी अलग अलग छवि दिख रही थी। कहीं वो विजेता था, कहीं वो घमंडी दिख रहा था, कहीं वो कमजोर और भयभीत प्रतीत हो रहा था, कहीं उसके सिर पे ताज था, कहीं वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लैला की आवाज गूंजी, इन सैकड़ों प्रतिबिंबों में केवल एक दर्पण सच दिखाता है, बाकी सब तुम्हारे मन का भ्रम है। अगर तुमने गलत दर्पण चुना, तुम यही हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। दरबार में खामोशी छा गई। समरान की सलाह। समरान उसके कंधे पे आ बैठा। दिखने वाले सच पर मत जाओ, उसने फुसफुसाया। अपने भीतर झांको। आरिफ धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर आईने के सामने रुकता, देखता और सोचता। एक आईना उसे महान सम्राट दिखा रहा था, दूसरा उसे डरपोक दिखा रहा था, तीसरा उसे लैला से भी अधिक घमंडी दर्शा रहा था। उसने समझ लिया, ये परीक्षा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। आत्मचिंतन। आरिफ ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन से पूछा, मैं कौन हूं? कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली। उसकी नजर एक साधारण से दिखने वाले दर्पण पे ठहर गई। उस दर्पण में वो वैसा ही दिख रहा था जैसा वो सच में था। न ताज था, न जंजीर था, न घमंड, न भय। बस एक सामान्य इंसान था जिसकी आंखों में दृढ़ता थी। वो आगे बढ़ा और उस दर्पण को छू लिया। जैसे ही उसका हाथ दर्पण से टकराया, पूरा कक्ष कांप उठा। बाकी सारे आईने चटकने लगे, भ्रम टूटने लगे, कांच बिखर गए और अंत में केवल वही एक दर्पण शेष रहा। दरबार में खड़े लोग स्तब्ध रह गए। लैला की आंखों में अब स्पष्ट आश्चर्य था। तुमने सही दर्पण कैसे चुना? उसने पूछा। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने वो चुना जो मुझे महान नहीं बल्कि सच्चा दिखा रहा था। दरबार में पहली बार तालियां गूंज उठी, लेकिन लैला ने धीरे से कहा, अब आखिरी परीक्षा बाकी है और वही सबसे कठिन है। समरान ने आसमान में उड़ते हुए कहा, अब दिल की परीक्षा होगी। दूसरी परीक्षा के बाद दरबार का माहौल बदल चुका था। अब लोग केवल तमाशा नहीं देख रहे थे, वे उम्मीद देखने लगे थे। शहजादी लैला जवेरा अपने सिंहासन से उठी। उसकी आवाज पहले से गंभीर थी। युवराज आरिफ सुल्तान, तुमने धैर्य और सत्य की परीक्षा पार कर ली, लेकिन अब अंतिम निर्णय तुम्हें परखेगा। तीसरा शर्त, चुनाव की घड़ी। दरबार के बीचों बीच दो वस्तुएं रखी गईं। पहली, सोना का चमकता हुआ ताज। दूसरी, एक साधारण लकड़ी का दस्तावेज जिस पे मुहर लगी थी। लैला ने कहा, यदि तुम ताज चुनते हो तो आज ही शहरिस्तान के सहशासक बन जाओगे। शक्ति, वैभव और अधिकार तुम्हारे होंगे। वह रुकी। लेकिन यदि तुम ये दस्तावेज चुनते हो तो तुम्हें यह अधिकार मिलेगा कि तुम जनता के लिए नए कानून बना सको। पर याद रहे, तुम्हें स्वयं कोई पद या ताज नहीं मिलेगा। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। यह शक्ति और जिम्मेदारी के बीच का चुनाव था। समरान धीरे से बोला, याद रखो, ताज सिर पर भार भी बन सकता है। आरिफ दोनों वस्तुओं के सामने खड़ा था। ताज चमक रहा था, उसमें साम्राज्य की शक्ति थी, लेकिन दस्तावेज में बदलाव की संभावना थी। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद आरिफ ने आगे बढ़कर ताज को नहीं बल्कि दस्तावेज को उठा लिया। दरबार में हलचल मच गई। लैला ने गहरी नजरों से पूछा, तुमने ताज क्यों नहीं चुना? आरिफ ने शांत स्वर में कहा, ताज मुझे महान बना सकता है, लेकिन कानून लोगों को सुरक्षित बनाते हैं। मैं राज नहीं, न्याय चाहता हूं। कुछ पलों के लिए पूरा दरबार शांत रहा। फिर अचानक पीछे से एक बुजुर्ग किसान आगे आया। उसने झुककर कहा, अगर ये व्यक्ति सच में हमारे लिए कानून बनाएगा तो हम इसका साथ देंगे। धीरे धीरे और लोग आगे आ गए। पहली बार शहरिस्तान के दरबार में जनता की आवाज गूंजी। लैला की आंखों में नमी उतर आई। शायद पहली बार उसने समझा, सत्ता और सम्मान में अंतर होता है। वो सिंहासन से उतरी, ताज उठाया और उसे वापस अपने सिर पे रखने के बजाय दरबार के सामने रख दिया। आज से ये सल्तनत डर से नहीं, विश्वास से चलेगी, उसने घोषणा की। समरान की अंतिम बात। समरान ऊंचाई पे उड़ते हुए बोला, असली जीत तलवार से नहीं, चुनाव से होती है। दरबार में जयकार गूंज उठी और इसी के साथ घमंड की दीवारें गिरने लगीं। लेकिन क्या बदलाव इतनी आसानी से टिक पाएगा, या कोई छिपा हुआ दुश्मन अभी बाकी है? शहरिस्तान में बदलाव की घोषणा हो चुकी थी। दरबार में नई व्यवस्था की तैयारी शुरू हो गई थी। जनता में उम्मीद की लहर थी, लेकिन हर बदलाव कुछ लोगों को मंजूर नहीं होता। महल के अंधेरे गलियारों में एक और खेल चल रहा था। महल की पश्चिमी बुर्ज में
एक गुप्त कक्ष में बैठा था दरबार का सबसे चालाक सलाहकार वजीर फरीद खान। वर्षों से वही असली फैसले लेते आया था। बादशाह उसके इशारों पे चलता था। जनता की भागीदारी और नए कानूनों की बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसने अपने विश्वास पात्र सैनिकों से कहा, यदि सत्ता जनता तक पहुंच गई तो हमारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। ये बदलाव रोका जाना चाहिए। उसी रात महल के एक हिस्से में अचानक आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये बदलाव अशुभ है? क्या नया शासन अशांति ला रहा है? फरीद खान मुस्कुरा रहा था। उसे पता था डर पैदा करना ही उसका पहला हथियार है। समरान ने ऊंचाई से सब देखा। वो तुरंत आरिफ के पास पहुंचा। युवराज, ये आग दुर्घटना नहीं थी, ये किसी की चाल है। आरिफ ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, महल की सुरक्षा दोगुनी कर दो और हर संदिग्ध गतिविधि पे नजर रखो। लैला ने चिंतित स्वर में कहा, क्या ये हमारे दरबार से जुड़ा हो सकता है? क्या यह हमारे अपने दरबार से जुड़ा हो सकता है? आरिफ ने गंभीरता से कहा, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो हमारे सबसे करीब खड़ा हो। अगली सुबह खबर आई, सीमा पर कुछ सैनिकों ने बगावत की कोशिश की है। ये साफ था कोई अंदर से व्यवस्था तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लैला ने क्षण स्वर में कहा, अब यह सिर्फ शासन का नहीं, विश्वास की लड़ाई है। आरिफ ने सिर हिलाया, हम तलवार से पहले सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। दरबार में अब खुलकर जांच शुरू होगी। क्या वजीर फरीद खान की साजिश उजागर होगी या वह एक और चाल चलेगा? महल की आग बुझ चुकी थी, लेकिन शक की चिंगारियां अभी बाकी थी। युवराज आरिफ सुल्तान ने गुप्त रूप से जांच शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में सच्चाई की डोर एक ही नाम पर आकर रुक गई, वजीर फरीद खान। वो वर्षों से सत्ता के सबसे करीब था। हर आदेश उसकी सलाह से निकलता था और अब वही बदलाव के खिलाफ खड़ा था। विशाल दरबार सजा। जनता भी आमंत्रित थी क्योंकि अब फैसले खुले में होने वाले थे। आरिफ ने गंभीर स्वर में कहा, फरीद खान, महल की आग और सीमा की बगावत के पीछे तुम्हारा हाथ पाया गया है। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? फरीद हंसा, मैंने इस सल्तनत को ताकतवर बनाया, तुम इसे भीड़ के हवाले करना चाहते हो। राज जनता से नहीं, शक्ति से चलता है। दरबार में शोर उठ गया। लैला आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब घमंड नहीं बल्कि दृढ़ता से भरी थी। शक्ति डर पैदा करती है, लेकिन विश्वास साम्राज्य खड़ा करता है। फरीद ने क्रोध में तलवार खींच ली, अगर बदलाव चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। कुछ सैनिक उसकी ओर बढ़े, लेकिन इस बार सैनिक बटे हुए थे। कई सैनिक जनता के साथ खड़े हो गए। क्षण भर में महल की आंगन में भिड़ंत शुरू हो गई। समरान ऊंचाई से देख रहा था। उसने आरिफ को संकेत दिया कि उसकी ताकत उसकी तलवार नहीं, उसका अहंकार है। आरिफ समझ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, फरीद, अगर तुम सच में खुद को योग्य समझते हो तो जनता के सामने अपनी बात रखो। तलवार से नहीं, शब्दों से लड़ो। ये चुनौती अप्रत्याशित थी। फरीद ठिठक गया। उसने कभी खुली बहस का सामना नहीं किया था। जनता ने एक साथ आवाज लगाई, हमें सच सुनना है। बहस शुरू हो गई। आरिफ ने जनता के अधिकारों की बात की। लैला ने पुराने अन्याय स्वीकार किए। फरीद के पास केवल एक तर्क था, डर जरूरी है। धीरे धीरे जनता का रुख स्पष्ट हो गया। उन्होंने फरीद की सत्ता नहीं, न्याय का साथ चुना। अंततः सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लैला ने घोषणा की, आज से कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं होगा। दरबार में पहली बार सचमुच का सुकून था। लेकिन तभी एक दूत हाफता हुआ अंदर आया। महारानी, पड़ोसी राज्य जहीराबाद की सेना सीमा पर डेरा डाल चुकी है। खुशी का माहौल फिर से चिंता में बदल गया। क्या यह बाहरी हमला है या फरीद की आखिरी चाल? दूत की खबर सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। पड़ोसी राज्य जहीराबाद की सेना सचमुच सीमा पे डेरा डाले थी। उनके झंडे हवा में लहरा रहे थे। लैला ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या वे हमला करने आए हैं? युवराज आरिफ सुल्तान शांत रहे। जंग आखिरी रास्ता होती है, उन्होंने कहा, पहले सच्चाई जाननी होगी। आरिफ ने तुरंत एक विश्वसनीय दूत भेजा, साथ में शांति का प्रस्ताव और खुली वार्ता का निमंत्रण। समरान ने आसमान में उड़ते हुए कहा, जो शासक पहले संवाद करता है वही सच्चा विजेता होता है। 2 दिन तक पूरा राज्य प्रतीक्षा करता रहा। लोगों के मन में डर था, कहीं नया बना विश्वास फिर से टूट ना जाए। तीसरे दिन दूत लौट आया। उसके हाथ में जहीराबाद के शासक का पत्र था। पत्र में लिखा था, हमें खबर मिली थी
कि सहरिस्तान में विद्रोह और अस्थिरता है। यदि तुम्हारा राज्य कमजोर हुआ तो हमारी सीमाएं खतरे में पड़ेंगी, इसलिए हम तैयारी में थे। लैला ने राहत की सांस ली, लेकिन आरिफ ने आगे पढ़ा, यदि यह सच है कि अब यहां न्याय का शासन है तो हम युद्ध नहीं संधि चाहते हैं। दरबार में खुशी की लहर दौड़ आई। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, देखा, अफवाहें तलवार से ज्यादा खतरनाक होती हैं। लैला ने जनता की ओर देखा, आज हम साबित करेंगे कि हमारा राज्य डर से नहीं विश्वास से चलता है। दोनों राज्यों के बीच शांति संधि हुई, सीमाएं सुरक्षित रहीं, व्यापार और सहयोग की शुरुआत हुई। लेकिन रात को महल की छत पर खड़े होकर लैला ने धीरे से कहा, क्या अब सच में सब ठीक है? आरिफ ने उत्तर दिया, जब तक हम सच बोलते रहेंगे और जनता के साथ खड़े होंगे, कोई साजिश हमें हिला नहीं सकती। सम्रान ने अंतिम बार आसमान में चक्कर लगाया। असली ताकत सत्ता में नहीं, सत्य में होती है। और इस तरह सहारिस्तान में एक नया युग शुरू हुआ, जहां ताज से ज्यादा कानून का सम्मान था और डर से ज्यादा विश्वास की कीमत। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।